साथियों, पिछले लेक्चर में अपन ने प्रतिस्थापन के कारण जो अकाउंटिंग एंट्री जो होती है उसको उदाहरण के साथ समझा था। आज अपन एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें प्रतिस्थापन के कारण पुरानी संपत्ति की क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कल जो अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें पुरानी जो संपत्ति थी वैसी ही नई संपत्ति का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यदि प्रतिस्थापन के कारण संपत्ति की क्षमता में कैपेसिटी में वृद्धि होती है तो उस संबंध में लेखांकन में क्या अंतर आता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो अपन ने पहले समझा उस प्रक्रिया में ये मान्यता हमारी रही थी कि प्रतिस्थापित संपत्ति पुरानी संपत्ति का स्थान ले लेती है तथा पूर्व समता पर ही कार्य चलता रहता है, अर्थात प्रतिस्थापन के कारण संपत्ति की कार्य क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है। परंतु यदि प्रतिस्थापित संपत्ति की क्षमता पूर्व संपत्ति की तुलना में बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तो एक विचारणीय बिंदु उभर कर सामने आता है कि नए सिरे से किए गए कुल खर्च का पूंजीगत और आगमगत मदों में विभाजन करने से पूर्व उसका कुछ भाग जो समता में वृद्धि से संबंधित माना जाएगा और शेष राशि का बंटवारा किया जाएगा। जैसे पूर्व संपत्ति की अनुमानित लागत मान लो 1 लाख रुपए आंकी जाए और पुनर्स्थापन लागत 3 लाख रुपए आ जाए तथा इससे संपत्ति की समता पूर्व की तुलना में मान लो कि 2 गुनी हो जाए, तो जो नया खर्च हुआ है उसकी आधी राशि विस्तार व्यय मानकर पूंजीगत वृद्धि मानी जाएगी और शेष जो आधी राशि है 1.5 लाख रुपए उसका विभाजन ही पूंजीगत और आगमगत में किया जाएगा। कारण है कि जब क्षमता बढ़ जाती है तो जितना क्षमता बढ़ी है उतना तो पूंजीकरण होना ही है। इसके अलावा पुरानी संपत्ति चूंकि अब यूजलेस हो गई है तो उसमें और कितनी अपन वृद्धि करते हैं उसका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए उसमें कि ए रेलवे स्टेशन वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यूली बिल्ट स्टेशन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10 lakh. The new station possesses 2.5 times capacity as compared to the old one. मतलब जो नया स्टेशन है उसकी क्षमता है वो पुराने से 2.5 गुना ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ ओल्ड स्टेशन वाज 3 लाख, 3 लाख रुपए है पुरानी स्टेशन की लागत। इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल एंड लेबर वाज 2:1, उसमें सामग्री और श्रम का अनुपात 2:1 है। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 100% एंड 200% रेस्पेक्टिवली इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर एज कंपेयर टू ओल्ड टाइम्स। मतलब ये है कि जब पुराना स्टेशन बना था उसकी तुलना में यदि आज बनाए तो सामग्री और श्रम में 100% और 200% की क्रमशः वृद्धि हो गई है। ओल्ड मटेरियल valued at ₹25,000 was used in the new construction. जो पुराना स्टेशन था उसका 25,000 रुपये का माल है वो नए स्टेशन में काम आया है। एंड ओल्ड मटेरियल रियलाइज 35,000, और पुराना मटेरियल बेचने से जो काम में लेने लायक नहीं उसको बेच दिया तो उसे 35,000 रुपये वसूल हुए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन
कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ न्यू स्टेशन। जो नए स्टेशन की जो लागत है उसमें जो सामग्री काम आई है वो जुड़ी हुई है। कुछ नहीं लिखा है, जुड़ी हुई ही मानी जाती है, क्योंकि वो कॉस्ट वर्ड लिख रहा है, कैश कॉस्ट नहीं लिख रहा है। कैश कॉस्ट लिखे तो जोड़ना पड़ता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। इसमें क्या है, खाते भी बनाना पूछे हैं, सामग्री और जर्नल एंट्रीज भी पूछी है, और क्षमता में भी वृद्धि हो गई है। तो एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है, इससे भारी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और डाल दिया, इफ द कॉस्ट ऑफ ओल्ड स्टेशन इज ओनली 90,000 हाउ विल इट इफेक्ट द अकाउंटिंग। ये आपको करना है, सॉल्यूशन साथ में है आपके, कोई तकलीफ है पूछ लेना, क्योंकि एक ही सवाल है जिसमें कॉस्ट में बदलाव करके क्या इफेक्ट आता है बताएगा। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ए पार्ट में करा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ ओल्ड स्टेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन इज 3 लाख, 3 लाख रुपए कॉस्ट दी हुई है। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, अब पिछली बार जैसे टेबल नहीं बना के सीधा सीधा ही लिखा हुआ है, आप टेबल भी बना सकते हैं। मटेरियल का प्रोपोर्शन है 2/3 बराबर 2 लाख, लेबर का है 1/3 तो 1 लाख। रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना हुआ कि भाई 2 लाख तो था और प्लस इंक्रीज हो जाएगा, क्यों अब कितना हो गया 100% इंक्रीज हुआ, तो 2 लाख प्लस 100% इंक्रीज टोटल हो गया 4 लाख। इसी तरह से लेबर में 1 लाख प्लस 200% इंक्रीज होगा, 2 लाख जुड़ जाएगा, टोटल हो गया 3 लाख। तो इसमें क्या है, सीधा जोड़ के लिख दिया, जैसे 2 लाख था 100% बढ़ गया, तब कितना हो गया 100 पहले था और 100 बढ़ गया 200 हो गया, तो 200/100 कर दिया है। और लेबर में 100 था 200 बढ़ गया, टोटल 300 हो गया, 300/100 कर दिया। आपको ये नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा जोड़ लो, ओल्ड कॉस्ट 2 लाख और 1 लाख, एड इंक्रीज 100% 2 लाख का 2 लाख और 1 लाख का 200% 2 लाख, दोनों जोड़ के टोटल निकाल लो, एस्टिमेटेड प्रेजेंट कॉस्ट आ जाएगी 7 लाख। इसके बाद अब अपने को ये देखना है कि रिप्लेसमेंट अकाउंट को डेबिट किस प्रकार से करना है। टोटल कॉस्ट में जितनी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है उतना तो इंक्रीज करना ही है। तो यहाँ नीचे लिखा है दिस विल बी द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी चार्ज टू रेवेन्यू। तो अधिकतम रेवेन्यू में 7 लाख चार्ज हो सकता है, पर इतना होगा नहीं। अब नीचे लिखा न्यू कॉस्ट इंक्लूडेड ओल्ड मटेरियल यूज्ड 10 लाख। तो वो बता दिया मैंने पहले ही कि जो 10 लाख है उसमें वो शामिल है, क्योंकि वो कॉस्ट ही दी हुई है। सिंस द न्यू कैपेसिटी इज 2.5 टाइम्स, नई कैपेसिटी 2.5 गुना है। अब काम की चीज आई आपकी, द न्यू कॉस्ट ऑफ स्टेशन कंपेरेबल टू ओल्ड वन इज। तो पुराना जो था उसके हिसाब से देखी जाए तो न्यू कॉस्ट कितनी होगी कि पहले कैपेसिटी 1 गुना थी, तब 2.5 गुना हो गई, तो 10 लाख इंटू 1/2.5 किया तो 4 लाख। तो ये कॉस्ट यदि उतनी ही कैपेसिटी का बनता जितनी ओल्ड थी, तो कॉस्ट कितनी आ रही है 4 लाख। तो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज ड्यू टू इंक्रीज कैपेसिटी कितना हुआ 10 लाख माइनस 4 लाख बराबर 6 लाख, क्योंकि 2.5 गुनी हो गई। 2.5 गुनी हुई मतलब बढ़ी कितनी, 2.5 माइनस 1 1.5 गुनी। आप सीधा ही निकाल सकते हो 10 लाख इंटू 1.5 बट्टा 2.5, तो सीधा ही निकल जाएगा 6 लाख। तो ये आपके आ गया। तो 10 लाख माइनस 6 लाख 4 लाख, विच इज far less than the estimated present cost of old station। ओल्ड स्टेशन की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 7 लाख, ये है आपकी 4 लाख। Hence the whole of it will considered as replacement cost। इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट मानेंगे।
द न्यू कैश कॉस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ डिवीजन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू में कैश कॉस्ट कितनी होगी कि 10 लाख में से मटेरियल जितना यूज हुआ वो घटा दो तो आ गई 9,75,000। आउट ऑफ दिस 4 लाख विल बी कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। 4 लाख तो 5,75 कैपिटलाइज हो जाएगा अमाउंट आपका। और यूं भी मैं कहूं कि 6 लाख जो आपने निकाला वो तो टोटल कैपिटलाइज, उसमें से 25,000 का तो माल काम आया तो 5,75 ही कैपिटलाइज हुआ। तो अब अकाउंटिंग करते हैं। पहली एंट्री हो गई स्टेशन अकाउंट डेबिट। स्टेशन अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो खर्चा कितना हुआ स्टेशन पे अपना निकाला, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज कैश कॉस्ट का 5,75 ये निकाल लिया, रिप्लेसमेंट का 4 लाख निकाल लिया, टोटल 9,75 आ गई। दूसरा स्टेशन डेबिट टू रिप्लेसमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया था 25,000 आ गया, बीइंग ओल्ड मटेरियल यूज्ड इन न्यू कंस्ट्रक्शन। तीसरा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, तो ये 35,000 रुपये बीइंग ओल्ड मटेरियल सोल्ड। और लास्ट में रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट 340, क्योंकि ये दोनों ही घटा 260,000, तो ये बीइंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट अकाउंट टू रेवेन्यू अकाउंट। अब खाता बनाना है तो स्टेशन अकाउंट आप बनाइए। तो उसमें सबसे पहले पुराने की कीमत थी 3 लाख, तो टू बैलेंस बीडी आ गया 3 लाख। उसके बाद ही जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग हो जाएगी। टू बैंक आया पहली एंट्री से 5,75,000। इसके बाद दूसरी एंट्री से आया 25,000 टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, और कोई है ही नहीं, बाई बैलेंस सीडी हो गया, टोटल कर लो 9 लाख। इसी तरह से रिप्लेसमेंट अकाउंट बनाया तो उसमें टू बैंक आया पहली एंट्री से 4 लाख, क्योंकि रिप्लेसमेंट अकाउंट 4 लाख से डेबिट हुआ है, 9,75 नहीं आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद रिप्लेसमेंट अकाउंट दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ है 25,000 से, तो बाई स्टेशन 25,000। तीसरी एंट्री में हुआ है रिप्लेसमेंट क्रेडिट 35,000 से, तो बाई बैंक 35,000। और लास्ट एंट्री में रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 3,40,000 से, तो बाई रेवेन्यू अकाउंट 3,40,000 जोड़ मिल गई। इसी तरह से स्क्रीन पे आपके आगे वाला भी, यदि इसकी कीमत अपन 90,000 ही माने तो उसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख लेना, और कोई दिक्कत आए पूछ लेना। उसके बाद आगे अपन अब डिस्कस करेंगे कि दोहरा लेखा के अंतर्गत दोहरा खाता जो प्रणाली है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, दोहरा खाता प्रणाली और इकरा खाता प्रणाली में अंतर क्या है, उसको डिस्कस करेंगे।